Hello everyone, I am प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी से चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद, इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस पाठ में जो लेखक हैं हुसैन जी, उन्होंने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए, स्मरण मतलब उनको याद करते हुए जो है उनका व्यक्तिगत परिचय दिया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में उन्होंने उनके बारे में क्या क्या बताया है। प्रस्तुत पाठ जो है 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। तो सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने किसमें व्यक्त किया है? सपनों की याद में व्यक्त किया है। तो सालिम अली का स्मरण करते हुए मतलब उन्हें याद करते हुए उनका व्यक्तिगत चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। यहाँ जो भाषा की रवानी है और अभिव्यक्ति की शैली जो है उनकी दिल को छू जाती है। तो चलिए अब हम इसका पाठ देखते हैं कि इसमें क्या क्या उनके बारे में बताया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है। तो सुनहरे परिंदों के जो खूबसूरत पंख होते हैं उस पे सवार होकर सपनों का जो एक हुजूम है वो मौत की तरफ अग्रसर हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है और कोई उसे रोक टोक नहीं सकता है। ये कैसे संभव है? जब कोई अगर मर रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं उसकी मृत्यु को। तो इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हैं। जैसे सैलानी घूमने जाते हैं और अपने कंधे पर बैग रखते हैं, वैसे ही वो अपनी मृत्यु अंत समय में अपनी मृत्यु का उन्होंने बोझ उठा रखा है। लेकिन यह सफ़र जो है पिछले तमाम सफ़रों से कैसा है? भिन्न है थोड़ा। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। मतलब भीड़ भाड़ की जो ज़िंदगी थी उनकी, वो सब प्रकार से जो उनका शांतिपूर्ण जो था, उनका शांतिपूर्ण आखिरी पलायन था, मतलब आखिरी समय था उनका। अब वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हूँ। तो यहाँ पर वो उस पक्षी की तरह हैं जो चहचहाट जो उसकी बंद हो जाती है वो आखिरी समय में होता है, मतलब उसकी मृत्यु के समय होता है, वैसे ही उनका भी हो गया है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत में दोबारा कैसे जा पाएगा। अगर कोई मर रहा है तो फिर भी हम उसे जो है किसी भी प्रकार से जीवित नहीं कर सकते अगर उसका अंत समय आया हो तो मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को क्या होगा, जगाना चाहेगा। तो वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली क्या चाहते थे कि वो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते थे। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों का मतलब होता है झरना होता है, को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते थे। मतलब वो आदमी की नज़र से देखना उसको पसंद करते थे। भला कोई आदमी अपने कानों में पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता था? मतलब जब वो ये आवाज़ सुनते थे तो वो अत्यंत ही आनंदमय होते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसा एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों का अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। हम नहीं जानते कि वृंदावन में कब कृष्ण भगवान ने रासलीला रची थी और उनकी शरारतों के बारे में बस हम सुनते हैं ये सब चीज़ें। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे,
कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था, मतलब आराम किया था। कब दिल की धड़कन को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया में संगीतमय हो गई थी। वृंदावन जो है, पता नहीं ये सब कब हुआ था, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, बस हम ये सब चीज़ें सुनते हैं। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। तो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साहित भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के क्या थे कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वहीं से आ टपकेगा। और संगीत का जो जादू है वो वाटिका मतलब होता है बगीचा कि पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया के उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे रहते हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान में उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो, मतलब वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनके शरीर को क्या कर दिया है, कमज़ोर हो गए हैं। वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी थी, उन्हें कैंसर की बीमारी थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों में वो रोशनी छीनने से सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। वो अपने अंत समय तक पक्षियों के लिए ही जीते रहे। तो सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसे बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा। बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाला, खोजने वाला उनके पीछे पीछे। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देख गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ ऐसा वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली जो थे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति के प्रभाव में अपने में लाने के कायल थे। वो प्रकृति के प्रति बहुत ही मनमोही थे। वो प्रकृति को अपने दिल की गहराइयों से देखते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से गढ़ी थी। इसके गढ़ने मतलब गढ़ी थी मतलब बनाया था उन्होंने। गढ़ना मतलब बनाना। तो इसके गढ़ने में उनका जीवन साथी तहमीन ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक जो थे सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली के रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी साहब जो थे गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले क्या थे? नेता थे। तो पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था उससे उनकी आंखें क्या हो गई थी? नम हो गई थी। उन्होंने पर्यावरण की जो दुर्दशा थी उसको बताया था तो उनकी आंखें जो थी नम हो गई थी प्रधानमंत्री जी की। आज सालिम अली तो नहीं है लेकिन चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जाने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने जो है अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? फॉल ऑफ स्पैरो रखा था आत्मकथा का नाम। मुझे याद आ गया कि
D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में क्या है कुछ लिखें। तो फ्रोडा चाहती थी ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में जो है ढेर सारी बातें जानती हैं। वो कहती हैं कि मैं इतना नहीं बता पाऊँगी लॉरेंस के बारे में जितना पक्षियाँ उनके बारे में बता पाएंगे। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभव को शब्दों में लिखना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी जो गौरैया है वो हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे थे। तो बचपन के दिनों में उनकी एक एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वो गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रहती थी। ज़िंदगी की ऊंचाइयों तक उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा था, मतलब नहीं हटा था। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली जो थे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय क्या थे, अथाह सागर थे बनकर उभरे थे। मतलब छोटे टापू की तरह नहीं, वो एक सागर की तरह उभरे थे, बहुत बड़ा सागर की तरह। जो लोग उन्हें भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी में से परिचित है उन्हें महसूस होता है कि वह आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकलते हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते हैं क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? ये बातें कौन लिखते हैं? जाबिर हुसैन जी सालिम अली जी के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है इसका फुल एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके MCQ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर